नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान और ये है 8 PM शो। देखिए, अब राजस्थान में एक बार फिर चुनावी माहौल आने वाला है। खैर, अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है और इस बार एक बार फिर CM भजनलाल सहित कई नेताओं मंत्रियों की अग्नि परीक्षा फिर से शुरू होने वाली है, क्योंकि आपको बता दें 5 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। और वो 5 सीटों पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं, उसकी वजह है लोकसभा चुनाव में 5 विधायकों का सांसद बनना। और इन 5 विधायकों में से 3 विधायक कांग्रेस के हैं, 1 विधायक RLP और 1 विधायक BAP पार्टी से हैं। इनमें से कोई भी BJP से नहीं है। तो अब इन 5 में से BJP चाहेगी, भजनलाल सरकार चाहेंगे कि जो सरकार बनने के बाद से जो उनको एक सुरेंद्र पाल टीटी वाली सीट का नुकसान हुआ, उसके बाद लोकसभा सीटों में 11 सीटों का नुकसान हुआ, तो वो चाहेंगे कि इन 5 सीटों में जो फतह करी जाए और एक खुशखबरी जो है वो अपने पाले में डाली जाए। तो देखिए, वो कौन कौन सी सीटें हैं आपको बता दें। जी, वो आपको बता दें, वो 5 सीटें हैं। एक हनुमान बेनीवाल हैं, एक राजकुमार राउत की है, एक मुरारीलाल मीणा की है और एक सीट हरीशचंद्र मीणा की है, एक ब्रजेंद्र की है। तो ये 5 सीटें हैं। अब इन सीटों का पूरा समीकरण समझेंगे हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर पुष्कर चौहान सर से। सर, इन 5 सीटों का एक एक कर समीकरण समझा दें। मेरे ख्याल से शुरुआत हमें करनी चाहिए राजकुमार राउत से, जो कि BAP पार्टी से MLA थे, अब वो सांसद बन गए हैं। अब उनकी सीट जो 84 की सीट है, तो उसके 2003 के क्या आंकड़े रहेंगे वो भी हम देख लेते हैं स्क्रीन पे, और फिर 2003 और 2018 के आंकड़ों के साथ पूरा समीकरण एक बार समझाएं। 2023 के जी अम्बेश, जो आप ये देख रहे हैं राजकुमार राउत, जी सर, जो इन्होंने जीत BJP से हासिल की थी, और ये वो सीट हारी थी BJP जब BJP की 120 सीटें आई 2023 में। दरअसल अब ये 5 सीटों पे चुनाव अहम इसलिए हो गया है BJP के लिए, क्योंकि एक तो BJP 2023 का, जैसे आपने जिक्र किया, चुनाव के बाद मंत्री सुरेंद्र सिंह टीटी वाली चुनाव हारी, उसपे कैबिनेट मंत्री बना के बहुत हुआ कि नैतिकता के आधार पर मंत्री पद रहते हुए नहीं चुनाव लड़ना चाहिए, उपचुनाव उनको नहीं शपथ दिलाई जाए, क्योंकि वो एक कंडीशन आई थी। जी सर। उसके बाद अब लोकसभा चुनाव हुए, जो 2 बार से आप 25-0 से अपना 100% रिजल्ट दे रहे थे, वो आप 65 और 70 के बीच में झूल गए। तो ये नंबर बहुत झटका दिया है। नई सरकार आई है, नए मुखिया भी बने हैं, पहली बार के विधायक और भजनलाल शर्मा, उनको पहले तो कार्यकाल टाइम नहीं मिला, ये मैं अच्छी तरीके से मानता हूं, क्योंकि 15 मार्च को हो गया और 15 दिसंबर को उन्होंने शपथ ली थी। 3 महीने का टाइम हुआ, मंत्रिमंडल विस्तार, इसके अलावा एक हार भी उनके जिम्मे आ गई। वो एक्शन कम ले पाए और उनके खाते में जल्दी जल्दी कई चीजें आई। अब जो है सबसे बड़ी बात, आप राजकुमार राउत की कर रहे थे, आप हनुमान बेनीवाल की सीट है, इसके अलावा मुरारीलाल मीणा की है, ब्रजेंद्र की है, हरीशचंद्र मीणा की है। 3 हो गई कांग्रेस के पास, 2 हो गए अभी तक के सहयोगी। लेकिन राजकुमार राउत आपने सबसे पहले इसलिए उठाया क्योंकि राजकुमार राउत ने 4 जून के बाद 6 जून को मुलाकात किससे की? भजनलाल शर्मा। तो यहां पर 4 जून के बाद पहली बढ़त भजनलाल शर्मा ने ली है। अगर राजस्थान के उस पर बात करें कि उन्होंने इंडिया के एक सहयोगी को अपने साथ खड़ा किया, और राजकुमार राउत ने मिलने के बाद कहा कि किस तरीके से कांग्रेस ने वहां कैंडिडेट लड़ाया। हालांकि कांग्रेस के जो अधिकृत कैंडिडेट थे उनको वोट नहीं मिले और कांग्रेस ने पूरी तरीके से राजकुमार राउत को लड़ाया, लेकिन उधर नंबर केंद्र में BJP के पास 240 है। राजकुमार राउत को लगा कि अपनी बातें मनवाने का ये सही समय है। सरकार यहां भी दबाव महसूस करेगी और वहां भी महसूस करेगी। उनको जरूरत पड़ेगी, जब अहम बिल पास कराने होते हैं तो नंबर जितने ज्यादा अच्छे रहें वो ज्यादा सही रहता है। तो राजकुमार राउत के लिए ये एक बड़ी बात है कि इस समय जिस तरीके से पेपर लीक का मामला और
बेरोजगारी पे उन्होंने चुनाव लड़ा, पूरा लोकसभा चुनाव की बेरोजगारी बढ़ रही है राजकुमार राउत ने। अब वो जाएंगे तो उनको ये करवाना पड़ेगा कि इस सीट पे वो कैंडिडेट अगर बीजेपी को देते हैं, देंगे नहीं, अपनी पार्टी का लड़ाएंगे। तो वो भी एक वो है कि भाई 2000 इसमें कौन, मतलब उपचुनाव में कौन, वो भी प्लीज अगर एक इसी के साथ वो भी प्ले कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि हमने वहां पे पार्टियों के भी नाम भी नहीं डाले हैं। क्योंकि भाई अब वो क्योंकि इंडिया गठबंधन से अभी थे, अब वो उपचुनाव में गठबंधन के साथ जाएंगे। उपचुनाव में कौन आ रहा है? राजकुमार राउत सीट छोड़ देंगे बीजेपी। अब कांग्रेस क्या करेगी? दरअसल यहां पे कांग्रेस तीसरे नंबर पे रही 2023 में, तो यहां बीजेपी के पास एक फेयर चांस है, जिसको कहते हैं ना फेयर चांस। वो फेयर चांस है कि वो इस सीट पर अपना कब्जा करे। लेकिन अभी बीजेपी के लिए कम से कम 84 सीट पर यह है कि राजकुमार राउत जैसे मिल रहे हैं और जिस टाइप के फिलर्स वो दे रहे हैं कि हम जो हमारी बात सुनेगा, काम करेगा, तो वो एक विधायक लाके, देखिए राजस्थान विधानसभा के अंदर तो अभी किसी की जरूरत नहीं है भजन लाल शर्मा को, लेकिन एक आदमी बढ़ेगा तो आप जब सदन में खड़े हो कहेंगे जो आपके साथ थे वही छोड़ के आ रहे हैं। ये एक जो मनोवैज्ञानिक जीत होती है ना। इनके पास अब 4 विधायक हो जाएंगे अगर ये वाली सीट भी जीत लेते हैं, 84 वाली भी, तो 3 हैं, ये 4 हो जाएंगे। तो उनका एक दबाव जो केंद्र पे है कि भाई ठीक है, अगर आप मुझे वहां नहीं मंत्री बना रहे हैं तो स्टेट में बना दीजिए। आपके काम होते हैं, कई फाइलें होती हैं, वो सब आता है। अब आप देखिए इस समय राजकुमार राउत असली बार्गेनिंग पोजीशन में है कि केंद्र में अगर आपको चाहिए साथ एक रहे, मजबूत रहे, 293 है, 200 300 के पास पहुंचेंगे, ऐसे ही करके एक एक करके, तो वो रहेगा। दूसरा, वहां पर बीजेपी अगर राजकुमार राउत के लिए वैकेंसी छोड़ देती है कि ये सीट आप मेरी साइड आए हैं तो ले लीजिए, तब कांग्रेस से कौन आएगा, कितना लड़ेगा? क्योंकि पहले नंबर 2 सीटों पे आप देख रहे हैं, जैसे 41,984 बीजेपी के सुधीर पाए और खुद राजकुमार राउत 1,11,000 पाए, तो 1.5 लाख की लीड 3-3.25 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो आप समझ लीजिए बहुत बड़ी जीत इन्हीं ने। तो कांग्रेस के लिए यहां पर परेशानी हो सकती है अगर राजकुमार राउत की बीजेपी से कोई बात भटक गए तो। चलिए अब आखिरी एक और सीट, वो भी इसी तरीके की सीट है जहां कांग्रेस ने गठबंधन करके हनुमान बेनीवाल को नागौर में उतारा था। अब उनकी ख्यूसर की सीट खाली हुई है, तो अब ख्यूसर पे बात कर रहे थे। देखिए सर, ख्यूसर में मुझे जो लग रहा है हनुमान बेनीवाल ने नंबर आने के बाद जिस तरीके से काम करना शुरू किया है, बयान देने शुरू किए, कांग्रेस मुझको जल्दी बुला सकती थी, फायदा मीटिंग में नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं बुलाया। खैर डोटासरा को भेजा गया और तुरंत ही केंद्रीय कार्यालय कांग्रेस के वहां से भी हनुमान बेनीवाल से बात की गई। अभी वो इंडिया में बने, लेकिन ये भी बार्गेनिंग करेंगे, ये भी कहेंगे ये सीट हम लेंगे जी। ये सीट इनके पास जाती है तो मार्जिन आप देख रहे हैं 4-5 हजार वोटों का है। नहीं सर, इस बार 2000 प्लस का ही था सिर्फ। हाँ वही कह रहे हैं, 79 और 77, तो बहुत कांटे की टक्कर है। ये सीट बीजेपी जरूर जीतना चाहेगी मनोवैज्ञानिक तरीके से भी। खैर उपचुनाव है, विपक्ष हमेशा आरोप लगाता है। मैं आपको सर इसका एक तिकड़म और बता दूं, क्योंकि उतना हमारे पास समय नहीं था मेरी टीम के पास। हुआ क्या कि 2018 में हनुमान बेनीवाल ख्यूसर विधानसभा चुनाव जीते, 2019 में वो फिर लोकसभा का चुनाव लड़ गए बीजेपी के साथ। तब उन्होंने ये देखिए 83,000 और 66,000 कांग्रेस को, तब 16,000 से हरा है। हाँ 16,000 बीजेपी तब भी थे जब बीजेपी। तो वही कह रहे हैं सर, तब 2019 में क्या हुआ, इन्होंने अपने भाई को टिकट दिया। तो 2018 में जब हनुमान बेनीवाल जीते थे तब मार्जिन 16,000 का था, लेकिन 2019 में जब उपचुनाव हुए और जब इनके भाई जी मैदान में उतरे तब अंतर रह गया 4,000। और अब जब 2023 के विधानसभा चुनाव में फिर हनुमान बेनीवाल मैदान में उतरे तो सोचिए वो 16,000 और 4,000 का अंतर सिर्फ 2,000 में रह गया। अब अगर उपचुनाव होता है और वो अपने भाई को या किसी को भी खड़ा करते हैं, पार्टी तो ये टिकट, ये कांग्रेस यहाँ पर जीतना चाहेगी कि वो बना रहे। हनुमान बेनीवाल की जरूरत उनको है और जिस तरीके से हनुमान बेनीवाल ने बड़ा फायदा पहुंचाया है। बेनीवाल को यहाँ पे सर गठबंधन करना पड़ेगा कांग्रेस अगर वो जीतना चाहते हैं तो। अब वहां पे वही दोनों जो पहले आपने बात की, वहां बार्गेनिंग पावर वाले लोग थे। राजकुमार राउत अगर वहां से करते हैं या कांग्रेस से करते हैं तब भी बड़ा फर्क पड़ेगा।
और हनुमान बेनीवाल अगर करते हैं तो भी वो कांग्रेस से अब तो सवाल तो सर ये खियूसर में कौन इस बार होगा ना? हाँ, खियूसर में कौन है कि यहाँ पर भी गठबंधन पे है, ये बड़ी बात है। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव यहां देखने को मिलेगा। पिछले 10 दिनों से किरोड़ी लाल मीणा ने गाड़ी नहीं इस्तेमाल की है जी, मीटिंग अटेंड नहीं कर रहे हैं और ऑफिस जा नहीं रहे हैं। अब वहां जो चक्कर है कि बीजेपी के लिए ये बड़ी मुसीबत आ जाएगी। ये सीट कांग्रेस दोबारा रिटेन करने में कामयाब, प्लस एज लेके मैं दूंगा। उन 2 सीटों पे अभी बार्गेनिंग की हालत थी, कौन आएगा कौन जाएगा, लेकिन इस सीट पे मैं अम्बेश आपको कह सकता हूं कि सचिन पायलट का जादू चलने वाला सर है। इस सीट पर जो जीत का अंतर है मुरारीलाल मीणा का, इस बार जो सांसदी में उनका जीत का अंतर है वो 2 लाख प्लस है। कांग्रेस यही एक ऐसी सीट है जो कि 1 लाख कहें या 2 लाख से ज़्यादा जीती है, बाकी सारी उसके जीत जो है वो 1 लाख से कम में है। लेकिन दौसा की इकलौती सीट है जहां पर जीत का अंतर जो है वो 2 लाख से ऊपर का है। और ये सीट पे पूरा लड़ाई सचिन पायलट वर्सेस किरोड़ीलाल मीणा का क्या स्टैंड रहता है उस पर जाएगी, क्योंकि ये सीट जो भी लड़ेगा वो सचिन पायलट के आशीर्वाद से पहुंचेगा टिकट लेके। और बीजेपी के लिए दिक्कत यह है कि अगर किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफा दे दिया और फिर उनसे टिकट नहीं पूछा गया तो वहां ये वो सीट है जहां बीजेपी प्लस नहीं पा सकती। यहाँ पर भी मुकाबला कौन में जो है वो कांग्रेस बीजेपी का सीधे सीधे रहेगा। हाँ, ये तो सीधा तय है, मगर यहाँ फैक्टर जो रहेगा वो किरोड़ीलाल मीणा रहेंगे। अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया और मंजूर हो गया, और क्योंकि अभी चुनाव होने में 6 महीने का टाइम रहता है सीट छोड़ने के बाद, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सर क्या इस बार ये हो सकता है कि इस सीट के जो उपचुनाव के लिए किरोड़ीलाल मीणा अपने भाई का टिकट मांगे? गुलमा देवी को लड़वा चुके थे एक बार वो चुनाव, तो वो भाई को भी लड़वा सकते हैं, क्योंकि लोकसभा के लिए उन्होंने मांगा था वो तो मिला नहीं, और फिर वहां जिसको दिया गया वो हार हो गई। की राजनीति है, और वो असल में चाह रहे हैं कि वो ये चुनाव लड़वा के अगर जीत जाए तो कम से कम कोई एक धाक जमा पाए। वो कहां से आते हैं? दौसा से आते हैं। जयपुर ग्रामीण में आपने सचिन पायलट के उम्मीदवार चोपड़ा को 18 वोटों से हरा के, कोई नहीं, दौसा आप हार गए, वो भी 2 लाख से। जी, ये एक बड़ी हार है। चलिए, अब क्योंकि आपने हार की बात करी है, किरोड़ीलाल मीणा की बात करी है, तो अब उनके ही विधानसभा क्षेत्र और उनके ही जो उन्होंने सीट का वो एक और सीट करी थी ना, मतलब उन्होंने 7 सीटों का जिक्र किया था, टोंक सवाई माधोपुर आ जाते हैं। वहाँ देवली उनियारा से हरीश मीणा जो सांसद बन गए हैं, तो अब वहाँ ये भी सीट सचिन पायलट को और मजबूत करेगी। देवली उनियारा ये भी सीट सचिन पायलट को इसलिए मजबूत करेगी कि सचिन पायलट ने ये सीट भी दिलवाई थी किनसे? कांग्रेस से, कि इस सीट पे हमारे कैंडिडेट को लड़ाइए, हरीश चंद्र मीणा को आप उतारें तो फायदा रहेगा। तो कुल मिला के अभी अगर देखें तो एज 4 सीटों में वहां पर पहली 2 सीटों पे किसका क्या समीकरण बनता है उस समय, लेकिन यहां 2 सीटें जो कांग्रेस के खाते वाली हम लोगों ने डिस्कस की हैं, उसमें वो पाला कांग्रेस को एज मिलता दिख रहा है, चाहे वो दौसा हो या आपकी दूसरी सीट हो देवली उनियारा टोंक सवाई माधोपुर के वो सांसद देवी उनियाल हो गए जी। अब आपका नंबर आता है झुंझुनू। बृजेंद्र ओला ये व्यक्तिगत रूप से शीशराम ओला के पारिवारिक सीट आप कह लीजिए इसको जी। और यहां कांग्रेस यदा कदा हार पाई है, बृजेंद्र ओला पहुंच गए हैं। ये भी सीट बीजेपी को जीतने में मुश्किल पड़ेगी। देख रहे हैं आप
किस तरीके का अंतर है 84,000 और 57,000। जी, और मेरे ख्याल से 18 में भी ब्रजेंद्र रोला का क्लियर जीत थी। 76,177 वोट मिले थे, 35,612, और बीजेपी वहां पे बुरी तरीके से हारी। जो ये 3 सीट है ना, ये 3 सीट बूस्टर देगी सचिन पायलट को, और अगर राजकुमार राउत जाएंगे तो वो झटका कांग्रेस को होगा। आप बात समझ रहे हैं, लड़ाई में कैसे मजबूत कौन हो रहा है। अगर उसकी लड़ाई चलेगी तो किरोड़ी मीणा को वहां पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जी। उपचुनाव है, चाहे जैसे भी हो, सचिन भी मेहनत करेंगे। कम से कम दौसा सीट, दौसा वो अपना मानते हैं जी, वो अपनी सीट मानते हैं भाई। 5 बार उनके पिताजी, एक बार उनकी माताजी, एक बार वो खुद। नहीं, वही मैं कह रहा हूं, दौसा पे किरोड़ी लाल मीणा का जीतना वो एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। इसलिए वो देखिए जिता के 2.5 लाख, 2-2.25 लाख से ले आए। अब यहां वो जिताते रहे, चाहे सरकार किसी की आ रही हो, दौसा सीट पे पायलट परिवार अपना रंग जमाता रहा है। तो कुल मिला के बीजेपी के पास ये बड़ा प्लस पॉइंट यहीं पर है कि राजकुमार राउत को ले लें, और नागौर सीट पे अंतर जो 2000 का आपने समझाया वो बड़ी बात है कि वहां बीजेपी के लिए चांस बनते हैं। अगर राजकुमार राउत नहीं जाते हैं और वहां हनुमान बेनीवाल भाई को छोड़ के पार्टी के किसी वरिष्ठ कार्यकर्ता को टिकट दे देते हैं तो भी चीज चेंज हो जाएंगी। आप मेरी बात समझिए जी। तो कुल मिला के 4 सीटों पर तो आपने देख लिया कि कांग्रेस 3 पे। अब हम चाहेंगे एक बार वो वापस पूरा 5 वाला आ जाए तो हम फिर उन्हीं पे 5 के हिसाब से डिस्कशन कर लिया जाए, बेहतर रहेगा। क्योंकि अब तो समीकरण तो सबके क्लियर हो गए हैं। देखिए 5 चेहरे आपके सामने घूम रहे हैं, जिस हर सीट पे किसी ना किसी का है। हनुमान बेनीवाल अपनी दम पर जीत रहे हैं, राजकुमार राउत अपनी दम पर जीत रहे हैं, ब्रजेंद्र रोला पारिवारिक सीट है, मुरारी लाल मीणा। लेकिन सर एक चीज़ समझना होगा, जो हमने हनुमान बेनीवाल की बात करी, तो अब देखिए हनुमान बेनीवाल जब इन्होंने 2014 में लड़े ये लोकसभा का चुनाव, तब ये तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद जीतते रहे 19 में नहीं 18 में भी जीते। 2009 में लड़े तब ये तीसरे नंबर पर रहे, 14 में लड़े तब भी तीसरे नंबर पर रहे। उसके बाद ये 18 में विधायक रहे। नहीं सर, हाँ विधायक रहे। नहीं, विधायक तो 2008 में भी रहे सर, 2013 में भी रहे। लेकिन लोकसभा जो पहुंचे हैं तो वो जैसा ज्योति मिर्धा आरोप लगा रही हैं कि वो बिना बैसाखी के नहीं पहुंचे हैं। मतलब 2019 में उन्होंने कांग्रेस की राजनीति में ये जो यही बड़ा नेता कौन होता है जो कहता है हाँ ठीक है, रिजल्ट आए, हमने मंजूर किया, हम आगे बढ़ेंगे। अब जब वो उसे खुरपेश शुरू कर देता है ना, ज्योति मिर्धा अपना बताए ना, 9 के बाद कौन सा चुनाव जीत पाई। आपने तो पूरी विचारधारा चेंज कर ली, उन्हें तो बैसाखियों की जरूरत पड़ी, आपने तो विचारधारा चेंज करके 2 चुनाव लड़ लिए। जी सर। तो ज्योति मिर्धा तब बोलती जब वो हनुमान बेनीवाल को इस चुनाव में पटक देती। भाई आंधी बताई जा रही थी और इसी में गई, 120 आई, तब भी आप नहीं जीत पाई। हाँ। आप मोदी जी के नाम पर गई, तब भी नहीं जीत पाई। आज जब भी बात होती है कि एक नैरेटिव बहुत चला, तो कहेंगे कि लल्लू सिंह ने फैजाबाद में उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने संविधान बदलने के लिए नागौर में ज्योति मिर्धा ने बात कह दी थी। बोला जाता है ना, आपके खाते में जीत तो गई नहीं, विवाद और एक चला गया है। वो कहे मांगेंगे टिकट कि हमको देवली उनियाली से टिकट दिया जाए। अब देखिए ये तो हमने कांग्रेस की चर्चा कर ली, उम्मीदवारों की चर्चा कर ली। अब इसमें इन 5 सीटों पर देखिए बीजेपी का कोई चेहरा है नहीं, लेकिन बीजेपी के लिए कितनी मुश्किल, बीजेपी वो के एक ही चेहरे का है। मैं साफ बता दूं आपको कि यहीं से स्क्रिप्ट लिखी जाएगी, विजय गाथा कहें भजनलाल शर्मा। अगर इसमें से एक सीट पे भी वो जीत आते हैं तो वहां से वो टर्निंग पॉइंट हो जाएगा उनके। और मैंने वो भी बताया कि जो जिस हिसाब से उन्होंने चाल चल दी है, राजकुमार राउत मिले हैं, अगर ये 84 सीट वो अपने में पाले में लाके और बीजेपी को समर्थन से भी राजकुमार राउत को, यहां पर असली लड़ाई देखने वाली
केवल बेनीवाल की सीट और राजकुमार राउत की सीट पे है। बाकी 3 सीटों पे अगर बीजेपी जीत आती है तो ये कांग्रेस के सचिन पायलट की बढ़ती हुई कद पर पहला ब्रेक होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता दौसा में वो बड़ा फेरबदल बीजेपी कर पाएगी, क्योंकि वहां किरोड़ीलाल मीणा ने अभी झंझट डाल दिया है जी। बाकी 2 सीटें हैं जो देवली उनियारा में, वहां पे क्योंकि पायलट खुद वहां से विधायक हैं तो टोंक से, तो उनका थोड़ा सा। मैं खिंसवर सीट पे ज्योति मिर्धा को चैलेंज कर रहा था, मेरे मुझसे गलत निकली है तो मैं करेक्ट कर दूं। अच्छा सॉरी। खिंसवर सीट पे कह रहा था कि ज्योति मिर्धा लड़े आके जी। तो कुल मिला के जो सबसे बड़ी समस्या आने वाली है, कांग्रेस को जीतनी है 3-0 में क्या रखते हैं वो, अगर 3-0 से आ गए तो कुछ नहीं, गुड है। मुझे लगता है सर ये जो अभी, क्योंकि हमारे सामने एक ग्राफिक चला था देवली उनियारा का, हाँ। हरीश मीणा वाला, हाँ। यहाँ पे विजय बैसला कोई फैक्टर काम करेगा, क्योंकि अभी किरोड़ीलाल बैसला के बेटे हैं, हाँ। कुछ फैक्टर मानते हैं वो बहुत बड़ा नहीं। अब ये सीट वो उस समय में लगती, अब इस सीट पे सीधे सीधे जो कहानी है वो हरीशचंद्र मीणा नहीं, सचिन पायलट है। हरीशचंद्र मीणा को मेहनत करनी पड़ेगी, वहां पर मेहनत करनी पड़ेगी ब्रिजेंद्र रोला को, मगर सब पे चेहरे पर जीत जाएगी तो ये 3 विधायक और जुड़ जाएंगे जो 25 बैठे थे वहां 11 जून को। अच्छा 3 और जोड़ लीजिएगा। तो ये सारी कहानी यही कह रही है कि बीजेपी के मुख्यमंत्री नए बने भजनलाल शर्मा के लिए बहुत बढ़िया पिच है, जिसमें खोने को उनके पास कुछ नहीं है और पाने को 5 सीटें, मतलब क्योंकि खो वो चुके हैं। अगर मैं दूरदर्शी नज़रिए से कहूँ तो आपके जो पूरे उसका निचोड़ है वो ये है कि 2028 में जो राजस्थान में पिछले 30 सालों से सत्ता परिवर्तन की रीत चली आ रही है वो कामयाब रहने वाली है, और सचिन पायलट जो है नहीं अभी बहुत दूरदर्शी, इसलिए मैंने दूरदर्शी कहा। 28 में लड़ाई अच्छी है, और ये दूरदर्शिता कुछ नहीं है। ये राजस्थान की जनता को कहिए कि वो इतनी सजग है, वो जीता के वो उसमें नहीं भेजती है कि आप जाइए सो जाइए, ना, एक बार आप रहिए, एक बार वो रहे। बिल्कुल। चलिए, तो देखिए 5 सीटों पर उपचुनाव, और वो 5 सीटें बड़ी कांटे की हैं, कांग्रेस के लिए भी, बीजेपी के लिए भी। बीजेपी के लिए इसलिए सबसे, और निर्दलीय जो नई पार्टी बनाकर तीसरी ताकत बनना चाह रहे हैं, उन सब के पास मौका है, उन सब के पास मौका है। 5 मिनी, इसको कह लिए मिनी विधानसभा चुनाव है, आप सब आदमी अपने अपने लेकिन सर एक चीज जो मैंने मतलब पिछले 20-30 सालों की राजस्थान की राजनीति देखी है, जो तीसरा फ्रंट जो खड़ा हुआ है वो खड़ा नहीं हो पाता। एक बार तो जीता है, लेकिन दोबारा में, तिबारा में वो बैकअप नहीं रहा। अब देखिए मतलब चाहे वो किरोड़ीलाल मीणा से शुरुआत करते हैं, वो अलग हुए, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, वो भी पहले 3-4 विधायक जीते जब उन्होंने पार्टी बनाई। बिल्कुल जी। उसके बाद लेकिन फिर वो नेक्स्ट चुनाव में उनको नहीं मिला, उन्होंने वो 2008 में, वो असल में किरोड़ीलाल मीणा और बैसला वो 2 नेता ऐसे एक समय में हो गए कि एक ही बढ़ पाना था, किरोड़ीलाल मीणा बढ़ गए। और उसके बाद देखिए हनुमान बेनीवाल 2018 में पार्टी बनाते हैं, उनके 3 विधायक जीतते हैं, उसके बाद फिर वो अगले बार सांसद बनते हैं। लेकिन देखिए यहाँ स्थिति आ गई कि उनके पास आज की डेट में अगर देखा जाए, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं, अभी तो खैर उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो उनके पास आज भी एक भी विधायक नहीं है, वो इकलौते सांसद रह जाएंगे। ठीक है। और अब राजकुमार राउत इस बार 4 सीट, अब 3 सीटें अभी उनके खाते में है और एक वो सांसद बन चुके हैं। अगले चुनाव में क्या होगा ये, मतलब जो अभी अगर वो एक जीत लेते हैं, अपनी सीट रिटेन करवा लाते हैं, तो एक बड़ी जीत होगी उनकी, बड़ा ये वो रिकॉर्ड बन जाएगा कि हाँ भाई चलिए पिछले 20 सालों में कोई जो है तीसरे फ्रंट के तौर पर राजस्थान में मजबूत हुआ है। खैर 5 सीटों पर हमारी लगातार नज़र बनी हुई है, और आपको जो भी इस पे अपडेट होगा, जब भी ये लोग इस्तीफा देंगे, जब भी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा, जो भी होगा आपको पल पल की जानकारी, और कौन कितनी मेहनत शिद्दत से यहाँ पर कोशिश कर रहा है वो सब आपको बताते रहेंगे। बाकी किस तरीके का घमासान अभी मचना बाकी है, सबसे बड़ा सवाल तो किरोड़ी बाबा के इस्तीफे पर ही है, उठ रहा है। कांग्रेस ने उसको मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है, कल हमने जिस तरीके से उस पर डिस्कशन किया था। बाकी आगे क्या क्या होता है वो आपको बताते रहेंगे, और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और करवा भी लीजिए। तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।